ठीक है। क्या ओरिएंटेशन है हमारा? व्हाट इज एआईपीजीटी एग्जाम? तो आप सबको पता है, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम है ये। मतलब हम पीजी में एंट्री के लिए ये एग्जाम हमें पास करना पड़ेगा, तभी हमें एक पीजी की सीट मिलेगी, चाहे एमडी चाहे एमएस, ये आपकी चॉइस होगी। प्लस आपकी रैंक पर डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक कैसे आती है, आपको एमएस की सीट मिलती है या एमडी की मिलती है, किसको किस में इंटरेस्ट है। वो सब चीजें बाद में इंटरेस्ट पता चलेगा, पहले तो ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इस एग्जाम से भी पहले आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जब मान लीजिए आप कहीं किसी स्टेशन पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपको एक सिटी से दूसरी कोई सिटी में ट्रेवल करना है, तो आप तो पहले उसके रिजर्वेशंस देखते होंगे, ठीक है, कि जगह है नहीं है ट्रेन में। या फिर अगर किसी को कार से ट्रेवल करना है तो पूरा वो मैप देखता होगा कि कैसे कैसे कहाँ होते हुए जाना है। बेसिक आप उसकी पूरी जर्नी को अपने घर पे अपने रूम में बैठकर एनालाइज करते हो पहले, जहां पर भी आपको जाना है। तो सेम हमें एग्जाम के साथ करना है। अगर हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें पता चलना चाहिए कि एग्जाम हमसे डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, एक तो होता है कि स्टूडेंट की कुछ नहीं देखा, बस प्रिपरेशन में उतर गए और पढ़ने लगा। अगर हमने पहले से इसको देखा कि इसकी एनालिसिस क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो हम ज्यादा बेटर कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ का सिलेबस क्या है एआईबीजीडी का? ठीक है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सब लोग जानते हो आप, ये तीन संहिता है हमारे पास, ठीक है, बृहत्रयी में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन फॉर्म होने की टेंडेंसी है वो रेशो सबसे ज्यादा है। ठीक है, पहले एक टाइम पे चरक सबसे ज्यादा डोमिनेट किया करता था, बट अब ऐसा नहीं है, उसके साथ पैरेलल उन्होंने सुश्रुत को कर दिया। वाग्भट का भी रेशो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है एग्जाम में। ठीक है, अष्टांग संग्रह के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। तो हमें ये जानना है जो हमारी ये तीन संहिता का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो है, जिसमें भी फर्स्ट पर लीड पर हम चरक रखेंगे, सेकंड पर हम सुश्रुत रखेंगे, थर्ड पर हम वाग्भट को रखेंगे। ठीक है। पढ़ाई भी जब हम करेंगे, जब हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, तो भी हमें ऐसे ही करना है। आगे जब हम रिवीजन भी करेंगे, तो भी हमारा टाइम डिवीजन इसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम 2 घंटे या 3 घंटे चरक को दे रहे हैं, तो जो सुश्रुत का हमारा टाइम कितना रहेगा? 1.5 घंटे के आसपास। वाग्भट का टाइम हमारा रहेगा 35 to 40 मिनट्स जस्ट। ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम में सिलेबस की इंपॉर्टेंस जाननी जरूरी है कि हमें किस चीज को कितना टाइम देना है। तो यहाँ पे 55 to 60 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन जो है हमारे इन तीन संहिताओं से आते हैं, जिसमें भी चरक की रेशियो जो है आपको 27-28 क्वेश्चन का मिल जाएगा, सुश्रुत का आपको इतना ही मिल जाएगा, 25-24 के आसपास, और वाग्भट का आपको 10 के अराउंड 7-8 क्वेश्चन का रेशियो मिलेगा। उसके बाद आता है बाकी के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो बाकी के क्वेश्चन में समथिंग अराउंड 25 to 27 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न, आपका आयुष जी के, और रिसर्च स्टैटिस्टिक, ये तीन पोर्शन आपके 25 क्वेश्चंस के अराउंड दौड़ते हैं। ठीक है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपके आयुष जी के से, 5 से 6 क्वेश्चन आपका रिसर्च स्टैटिस्टिक से बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है। मॉडर्न से कभी 20 क्वेश्चन भी होते हैं, कभी 15-16 क्वेश्चन भी होते हैं, वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। ठीक है। इन मॉडर्न क्वेश्चंस में क्या है, अब ऐसा नहीं है इस एग्जाम के लिए आपको मॉडर्न बहुत वास्ट पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास एक आयुर्वेद ही हमारे पास वास्ट पढ़ने के लिए है। मॉडर्न को हम सुपरफिशियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ना है। ठीक है। आपकी मॉडर्न में वो नॉलेज काम आती है जो आपने अपने प्रॉफ टाइम पर करी है। तो जितने भी बच्चे जो भी सेकंड प्रॉफ में है, जो थर्ड प्रॉफ में है, जो फाइनल प्रॉफ में है, वो बच्चे अपने प्रॉफ में जो मॉडर्न पढ़ रहे हैं उस पे उनको फोकस करना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है। जो भी आपके पास नॉलेज है वो आपके आपके एग्जाम में जरूर काम आने वाली है फॉर द मॉडर्न। हम कोर्स में मॉडर्न के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। क्या जैसे पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट साइंस हो गए, अगर सर्जरी की बात करें तो क्या ट्यूमर मार्कर्स होने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई उनके नाम हमें पता होना चाहिए। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो बेसिक हमें जॉन्डिस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, एचबी वगैरह के कॉन्सेप्ट, एनीमिया वगैरह के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजेस के कॉन्सेप्ट हमें पते होने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शंस है। ठीक है, अभी भी बचा 20 क्वेश्चन के आसपास का एरिया बचा हमने। ठीक है, तो ये 15 से 20 क्वेश्चन जो है ये कहाँ से अब आ रहे हैं? ये जो आपका डीजी हो गया, भाव प्रकाश है, रस शास्त्र है, पीटीएसआर है,
शारंगधर का पोर्शन हो गया, कश्यप है, माधव निदान हो गई। यानी कि कुछ हमारी माइनर संहिता, कुछ हमारे मेजर सब्जेक्ट्स में आपके पास क्या क्या है, मेजर यानी कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसको नाम हमने मेजर कर दिया, ठीक है। जैसे कि रसशास्त्र हो गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड आपका कौमारवृत्त, जो कि हम काश्यप में ही कवर कर लेंगे, चाहे उसके कंपैरेटिव पॉइंट हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। वो हम काश्यप संहिता जब पढ़ेंगे तभी हम उसको कवर कर लेंगे वाया नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी शारंगधर संहिता हो गई, उसमें हमारा विसर्ज्य कल्पना वाला पूरा एरिया कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद द्रव्य गुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन है, फैमिली और लैटिन नेम पे क्वेश्चन है, तो सेकंड प्रॉफ के जो भी बच्चे हैं वो अपने जो भी वो लैटिन नेम और फैमिली याद करते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ें उस चीज को, क्योंकि वहां से उन्हें आगे भी बेनिफिट मिलने वाला है। पीटीएसआर वाला एरिया है। अब पीटीएसआर हो गया, कुछ हमारे बाल रोग के पॉइंट हो गए, ये हमारे कुछ ना कुछ पोर्शन सब्जेक्ट समिता के टाइम पर ही कवर हो जाते हैं। जब हम शारीर स्थान पढ़ते हैं तो वहाँ पे गर्भिणी शारीर है, चरक और सुश्रुत में, वाग्भट में भी, तो पीटीएसआर का पॉइंट वहाँ पे कवर हो जाता है। तो हम उन क्वेश्चंस को समिता में ही काउंट कर लेते हैं, एक सब्जेक्टिव पॉइंट से काउंट नहीं करते, ठीक है। तो वो चीजें हमारी, ये जो 12 to 15 के अराउंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से इन सब्जेक्ट से और माइनर संहिता से बनने वाले हैं। तो ये पूरा रेशियो माइनर संहिता सब्जेक्ट्स और मॉडर्न का जो रेशियो होने वाला है 35 to 40 क्वेश्चन का, या 45 क्वेश्चन तक का भी हो जाता है 120 में से। तो ऐसे करके आपकी समिता और आपके ये जो छोटा पोर्शन है, माइनर पोर्शन जिसे मैं बोलूंगी, ऐसे करके ये रेशो में डिवाइड रहता है। यहां तक सभी को समझ आया? कोई परेशानी हो, किसी का कोई डाउट? नो मैम। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम के बारे में समझना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जो मैंने ये बताया इसी के अकॉर्डिंग हम अपना स्टडी प्लान भी लेंगे। पहले हम चरक करेंगे, उसके बाद हम सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे, देन हम वाग्भट पे जाएंगे। जब हमारी चरक का काफी पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा, हम सब्जेक्ट को भी उतने ही बीच में स्टार्ट करेंगे। वीकली आपकी मॉडर्न क्लासेस होंगी, जो कि मॉडर्न की स्पेशल फैकल्टी के थ्रू होंगी, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न, आई एम नॉट एबल टू टीच मॉडर्न उतना अच्छा, तो उसके लिए हम अलग से टीचर रखेंगे जो आपको मॉडर्न बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है हमारा रीसेंट पैटर्न, क्या है आप जिस एग्जाम को देने वाले हो उसका रीसेंट पैटर्न है क्या, क्वेश्चन किस टाइप के फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपके पास बनने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा ही, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस है, एंड ऑड वन ऑड आउट क्वेश्चंस है। जो लास्ट हम 2017 से पहले के पीवाईक्यूज अगर देखें तो वहां पर वन लाइनर क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, बट अभी क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस की लिमिट है कि इतने 20 to 25 क्वेश्चंस के अराउंड आपको वन लाइनर मिलते हैं, 20 के अप्रोक्सीमेटली माने। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट टाइप ऑफ, असर्शन रीजनिंग, ऑड वन ऑड आउट क्वेश्चंस, ये सब मिक्स हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग आपको पता है कि ABCD 4 ऑप्शन है, उसके करेक्ट मैचेस आपको ढूंढने हैं, मैच द फॉलोइंग हो गए। स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपके पास दो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, कि जैसे मैं अगर नाम लूं तो जैसे जो हमारी वातज वो बताई गई है प्रमेय, वो हमारी साध्य है, स्टेटमेंट ए ये है। स्टेटमेंट बी क्या है, वातज प्रमेय असाध्य बोली गई है। तो क्या इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शंस हो क्या होंगे आपके पास, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऐसे करके आपके पास 4 स्टेटमेंट बनेंगे। अगर आपने प्रमेय के बारे में पता है तो आपको पता है कि वातज प्रमेय जो है वो असाध्य बोली गई है, ठीक है, ड्यू टू महाअत्वयत्वात्, उसका रीजन भी दिया है। तो इसमें क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग भी फॉर्म हो सकता था, और स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन उन्होंने बनाकर दे दिया। तो आप उसके अकॉर्डिंग आराम से आंसर अपना टिक कर पाओगे, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा है पहले श्लोक वगैरह, ये इनको पता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। फिर उसके बाद असर्शन रीजनिंग का भी एग्जाम्पल मैंने इसमें बताया। ऑड वन ऑड आउट टाइप भी क्वेश्चन इसमें फॉर्म होंगे। कैसे ऑड वन ऑड आउट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए एक मैं 2 की टेबल का एग्जाम्पल लेती हूँ। आपके पास 6 ऑप्शंस आएंगे, 6 क्वेश्चन में ही 6 ऑप्शंस है, कि 4 है, 8 है, 12 है, 13 उसके साथ ऑप्शन में आया,
ठीक है, उसके साथ 15 आया, उसके साथ 16 आया। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें से टू की टेबल में क्या नहीं आता है, कौन से पेयर नहीं आते हैं। तो आपको अगर टू की टेबल याद है तो आपको पता है 13 और 15 टू की टेबल में नहीं आता है। तो यही हो गया ऑड वन ऑड आउट करना ऑप्शंस को, कि क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, क्या उन्होंने पूछा है हमसे कि टू की टेबल में क्या आता है या क्या नहीं आता है। जस्ट एग्जाम्पल कि आपको सिंपली समझ में आए, क्वेश्चन कहाँ से होगा, हमारी समीता से होगा। जैसे कि वात के क्या गुण बताए गए हैं, तो उसमें रूक्ष भी है, लघु भी है, शीत भी है, उसके साथ गुरु भी है ऑप्शन में, उसके साथ जो है उष्ण भी है। तो हमें पता है गुरु और उष्ण वायु का गुण नहीं होता है। ठीक है, तो हम जस्ट ऑप्शंस को देखेंगे और अपना आंसर टिक करेंगे। अगर हमें पता है वायु के गुण तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, और नहीं पता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे एग्जाम का पैटर्न, क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, अब यहाँ प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट की। ठीक है, स्क्रीन पर बच्चों नहीं चलाना है, आप छोटे बच्चे नहीं बहुत ज्यादा, तो स्क्रीन पे स्क्रॉल नहीं करना है। ठीक है, नेशनल एग्जिट टेस्ट 2026 और 27 वाले बच्चों को इसकी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बट जो 2028 में बच्चे आने वाले हैं, ठीक है, उनको इस एग्जाम के देने के बाद ही पीजी के एग्जाम देने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, क्वेरीज मैं सेशन के लास्ट में लूंगी, बाकी आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का। पहले मैं जो आपको डिलीवर करना चाहती हूँ वो मैं आपको डिलीवर करूँ। नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा, इसके बाद ही आप पीजी की सीट के लिए एग्जाम दे सकते हैं, जो हमारा एआईपीजीडी का एग्जाम था। ठीक है, यहाँ पर भी जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका बीएमएस का ही रहेगा। अभी जो हमने एआईपीजीडी का सिलेबस देखा उसमें भी आपके वही चीजें हैं जो आपने अपने प्रॉफ में पढ़ा है। बस प्रॉफ के लिए आपने थ्योरी में पढ़ा था, वायु के गुण आपने अपने वहां पर भी पढ़े थे। बट अब आपके उसके क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे, एमसीक्यू टाइप में। आपके पास चार ऑप्शन है, यानी कि आंसर आपके सामने ही है, बस आपको अपनी मेमोरी लगाकर यूज कर कर थोड़ा सा अपने माइंड को उन चारों ऑप्शन में से एलिमिनेट करते हुए अपने सही आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। क्लिनिकल बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, जैसे कि जब हम चरक चिकित्सा पढ़ेंगे या फिर हम कुछ चिकित्सा से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे ऐसे चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू क्लिनिकल रिलेवेंस के क्वेश्चन नेक्स्ट में फॉर्म हो सकते हैं। जब भी ये एग्जाम होगा तो इसका एक मॉक जरूर जो है रिलीज होगा साइट पर, क्योंकि जब भी कोई नए एग्जाम होने वाला होता है उससे से रिलेटेड जो है मॉक्स आते हैं, कि पता चले उसका क्या पैटर्न आने वाला है, तो तब हमें वो आसानी से पता चल जाएगा। बट आपका रिलेटेड ये आपके पूरे सिलेबस से होगा, तो इसके लिए बहुत स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पीजी की प्रिपरेशन के लिए पढ़ेंगे, वही इस एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो जब आप इस एग्जाम को 2028 से जो भी बच्चे होंगे इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, देन फिर वो अपनी इंटर्नशिप करेंगे, फिर पीजी का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो उनके लिए तो ये प्रिपरेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने प्रॉफ टाइम से ही। ठीक है, कि उनको प्रॉफ से ही एटलीस्ट अपना नेक्स्ट वो निकालेंगे, देन उसके बाद फिर पीजी पे मूव करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्या होना चाहिए एक परफेक्ट टाइम। तो मैं आपसे पूछूंगी, क्या क्या लगता है आपको कब से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। कोई बताएगा, श्लोक, आयुष, नम्रता, कुछ बच्चे हैं पुराने जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, क्या लगता है आपको कब से पढ़ लेना चाहिए। कोई एक परफेक्ट टाइमिंग है क्या। ठीक है, सर रोज बोल रही है फाइनल ईयर से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और कोई। सौरभ ने बोला फाइनल ईयर से पढ़ लो। ठीक है, और बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ड्रॉफ। ठीक है, एनीवन। सब दे सकते हैं, सब अपने मत को प्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स एन ओपन मीटिंग। बताओ भाई, कितने लोगों ने बताया फाइनल है, सेकंड प्रॉफ है। अच्छा ये बताओ, नेक्स्ट वाले बच्चों को कब से पढ़ लेना चाहिए। पहले तो नेक्स्ट नहीं था तो आप लोगों ने फाइनल से स्टार्ट की, चलो ठीक है, बट अभी नेक्स्ट अगर किसी के बीच में है तो फिर वो नेक्स्ट वाले को कब पढ़ना है, सेकंड प्रॉफ। ठीक है, गुड। फर्स्ट ईयर से ही पढ़ लो, फर्स्ट ईयर में तो
ठीक है, फर्स्ट ईयर अब 1.5 साल का हो गया है, चलेगा। और देखो, परफेक्ट टाइम तो किसी की भी नहीं होती है, ठीक है, जिसने फाइनल से पढ़ा, मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि परफेक्ट टाइमिंग किसी चीज के लिए नहीं है। अगर आपको आज ही आया है कि मुझे एआईपीजीटी देना है, तो आप अभी पढ़ो, ठीक है। इस बार नहीं होगा तो अगली बार जरूर होगा। आज ही मुझे किसी ने बोला कि मेरा अभी नहीं उतनी अच्छी प्रिपरेशन है, क्या मैं एग्जाम दूं? तो ये मैं बोलूंगी कि जरूर दो, जितना पढ़ा है एटलीस्ट। मैं हर बच्चे को ये बोल रही हूँ, चाहे आपने 2 ही चैप्टर पढ़े एक दिन, लेकिन पढ़ो। कुछ ना पढ़ने से कुछ पढ़ना बेटर है। जब आप उस एग्जाम में बैठते हो, उस एंजाइटी को फेस करते हो उस एग्जाम में बैठकर, ठीक है। वो एग्जाम इतना इजी नहीं है कि आप गए कंप्यूटर के सामने बैठे और बस कट 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 टिक लगाते गए, आपने पढ़ा है सब आ जाएगा। वहां पे एंजाइटी के प्रेशर से भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो वो एक पूरी जो जर्नी है, वो आपको आपका प्रेशर कंट्रोल करना भी सिखाती है। पीजी की सीट इतनी आसानी से भी नहीं मिलने वाली है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो आपके पास आएगी। तो परफेक्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए कुछ भी नहीं है। सेकेंड प्रॉफ वाला बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि सेकेंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स भी आने वाले हैं, चाहे नेक्स्ट का एग्जाम हो, चाहे आपका पीजी का एग्जाम हो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉफ का बच्चा है, उसको थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि अभी थोड़ा टाइम ले, एटलीस्ट अपना 1 ईयर वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ स्पेंड करे। या फिर कोई 1 ईयर प्लान होता है जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स का होता है, उसको वो ले सकता है। वो इतनी जल्दी बिना आयुर्वेद को जाने उस प्रिपरेशन में ना कूदे, क्योंकि अभी तक उसने अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप किया आयुर्वेद के साथ, ठीक है। तो मेरा गाइडेंस फॉर द फर्स्ट ईयर प्रॉफ बच्चों के लिए यही है कि 1 साल आप अपने सब्जेक्ट्स को अपने दो, आप उनके साथ थोड़ा बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करो, कि क्रिया शारीर में दे क्या रखा है, दोष दे रखे हैं, रचना में क्या दे रखा है, ठीक है। क्या आपकी संहिता सिद्धांत में जो आपके चरक के 10 चैप्टर्स आपके फर्स्ट ईयर में इंक्लूड करे गए हैं, तो उसमें क्या है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब आपका 1 साल कंप्लीट होता है, देन जरूर आप अपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो कि अब आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर से भी पहले आपको अपने नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। जब आप नेक्स्ट दोगे, फिर ही आप अपना एआईपीजीटी का एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी सेकेंड प्रॉफ में है, थर्ड प्रॉफ में, क्योंकि अब तो 3 प्रॉफ का ही होने लगा, या बीएमएस, ठीक है। तो उनको अपने सेकेंड प्रॉफ से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मेजर सब्जेक्ट है, रसशास्त्र हो गया, द्रव्य गुण हो गया, पूर्वार्ध हो गई, चरक पूर्वार्ध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। और हमारे जो सब बाकी के सब्जेक्ट हो गए, निदान वाला जो पोर्शन हो गया, वो सब सेकेंड ईयर में लाई कर जाता है। और ये सारी ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे प्रिपरेशन के लिए। जैसे जैसे आप इसकी इंपॉर्टेंस अपनी समिताओं को मार्क करोगे लेक्चर्स के थ्रू, या प्रीवियस पेपर्स जब आप सॉल्व करोगे, जो कि हमारी पीवाई की उसकी क्लासेस होंगी, तो वो आपको इम्पोर्टेंस उस सेकेंड ईयर की पता चलेगी। जब आप थर्ड ईयर में हो, तो आपके मेजर सारे सब्जेक्ट्स आ गए, शल्य हो गया, शलाक्य हो गया, ठीक है, केबी हो गया, पीटीएसआर हो गया, चिकित्सा का पोर्शन हो गया। तो ये आपका फाइनल प्रॉफ में आ जाएगा, तो आपके पास एक लोड हो जाएगा। आपने कुछ पहले से करा, कुछ उसके बाद किया, और फिर आपने अपने नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करके आपको रिवीजन करना है अपने इंटर्नशिप के टाइम पर, ठीक है। और देन आप गुड टू गो है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत कोई अलग से स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। जो इंटर्नशिप में है भाई, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनके पास कोई भी टाइम ही नहीं है, परफेक्ट तो कुछ है ही नहीं, अब उनको तो पढ़ना ही है। जो इंटर्न में है, उनको तो अपनी ड्यूटीज भी देनी है, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम मैनेज करना है, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। उससे बेटर है आप अपनी चीजों को पहले से ही लेकर चलो, ताकि आप उस हेक्टिक शेड्यूल को मैनेज कर पाओगे आगे। तो शायद ये परफेक्शन के बारे में सब समझ गए, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है किसी के पास भी, ठीक है। 2026 वाले बच्चों से पूछो कि वो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको अभी भी परफेक्ट नहीं लगेगा, सब टेंशन में है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि कैसे हम पढ़ेंगे, हाउ टू स्टडी। हमारे साथ अगर आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप देखो यहाँ पर, सबसे पहले स्टेप 1 होगा आपका, आपकी जिस दिन क्लास है आपने वो क्लास अटेम्प्ट की, ठीक है। आपको अपनी क्लास करनी है, और उसके बाद उस चीज को, जिस भी चीज को मार्क कराया जाएगा, उसको अपनी समता में मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, अवॉइड मेकिंग नोट्स। जब आप पढ़ रहे हो, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। जहां नोट्स बनाने की जरूरत होगी, मैं आपको खुद बोलूंगी। दूसरे
समिता आपको खुद नहीं लिखनी है, ठीक है, आपको वहीं पढ़ना है, वहीं से पढ़ लोगे। नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है, नोट्स इज अ इम्पॉर्टेंट बुकलेट, कि जब आपका एग्जाम टाइम करीब होगा तो आप उस नोट्स को तुरंत तुरंत फटाफट से, जो आपके वीक पोर्शन थे आपने उसको रिवाइज कर लिया। वरना आपकी एक समिता तो थी, आपने उसमें से दोबारा दोबारा वही पॉइंट काट काट के लिख के दूसरी एक और अपनी किताब तैयार कर दी, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है। तो इसीलिए पहली चीज अपने दिमाग में हमेशा याद रखनी है, अवॉइड मेकिंग नोट्स। जहां पर भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी होंगी, चाहे रिलेटेड टू चिकित्सा हो, चाहे जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हो किसी भी चैप्टर्स के लिए, मैं आपको खुद बताऊंगी वहां पे, ठीक है। तो क्लास अटेंड करनी है, बहुत बेस्ट है आप लाइव क्लास में आओ। इफ आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप में रहेंगे, आप उनको रिकॉर्डेड करो। बट ट्राई करना है, 1 घंटे की क्लास होगी तो आप लाइव ही अटेम्प्ट करें, उसको अटेंड करना है, ठीक है। और मैं अगर किसी क्लास में पढ़ूं तो मैं पहले, मेरा ट्रायल यही होगा कि मैं पहले अपने टीचर को आराम से सुन लूं क्या उन्होंने पूरा बताया, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट यही करेगा कि बार बार लिखने की जगह है आप उसको सुनो, उन्होंने जो समझाया उनसे अपना कनेक्ट करो, क्योंकि हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, एक समय पर एक इंद्रिय का ही संबंध होता है मन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है एक टाइम पे आप देख भी लोगे, लिख भी लोगे और सुन भी लोगे, सब कुछ एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप अपने टीचर को आराम से सुन लो, उन्होंने क्या पढ़ाया, पूरे लेक्चर में क्या बताया। मार्क तो बाद में भी कर सकते हो, इफ आपकी स्पीड अच्छी है तो फटाफट फटाफट मार्क करते जाओ, मेन फोकस होना चाहिए आपको सुनने पर, कॉन्सेप्ट को समझने पर, ठीक है। सेकेंड चीज आपकी क्या होगी, आपने जो चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि हमें एट द एंड अपना क्या करना है, एग्जाम किस चीज का है हमारा, एमसीक्यूज का, तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कोई हमें थ्योरी तो लिख के नहीं आनी है इस एग्जाम में, ठीक। तो लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद उसको आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ एरिया आप भूल गए, जो आप चीजें भूल गए वो हो गए आपके वीक पार्ट, उस चीज को आपको कवर करना है। उन वीक पार्ट्स को आप नोट डाउन कर लो अपनी एक डायरी में, हमेशा अपने साथ एक डायरी रखनी है। जौन सा चैप्टर जिस दिन किया डायरी में टिक किया, इस दिन मैंने ये पढ़ा, कल मुझे ये रिवाइज करना है। मेरा इस चैप्टर में से मेरा वीकेस्ट पॉइंट ये है कि ये तो मुझे याद ही नहीं हो रहा, मुझे समझ में ही नहीं आया, तो इस चीज को दोबारा समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप क्या है फाउंडेशन बैच में, आपके पास टाइम है अच्छे से समझने का। उसके बाद स्टेप 4 आपका क्या होगा, वीकली रिवीजन एंड असेसमेंट, ठीक है। वीकली रिवीजन जो है आपको करना है, आपने जितना भी इस वीक में पढ़ा है आपको वो अपने संडे को बैठ के, सैटरडे संडे आपको रिवाइज करना है। असेसमेंट कैसे करोगे, जब आपके जनरल टेस्ट होंगे, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, ऐप में मिल जाएगा, बुक्स भी हैं। जब आपके जनरल टेस्ट होंगे, जब आप उसमें टेस्ट अटेम्प्ट करोगे एआईपीजीटी मोड में, ठीक है, या फिर नेक्स्ट मोड में, तो फिर आपके पास आपकी रैंक आएगी, आपके मार्क्स आएंगे, उससे होगा आपका रियल असेसमेंट। जब हम उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, तो हम वहां पे आपको असेस करेंगे कि आपने कितना पढ़ा था, कितना टाइम इन्वेस्ट किया, उसका क्या आउटपुट आपका आया, और कितना आपको उसमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। मैंने अभी तक 2026 बैच में यही चीजें बताई हैं कि पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और फिर उसमें से अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। उनके पास अभी टाइम कम है तो वो उस चीज को, इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए, जिसने फॉलो किए हैं उनकी अच्छी चल रही है। बट जो अब बच्चे प्रिपरेशन में आएंगे उनके पास टाइम भी है, तो वो इस मैनर को जरूर फॉलो करें। एक बार आपने अपने आप को इस मैनर में हैबिट डाल लिया, अपने आप को हैबिचुअल बना लिया, तो फिर आपको आगे अपनी वीक एरिया, जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें नहीं पता हमारा वीक पार्ट क्या है, वो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पर देना है, क्या फालतू की चीजें आपको नहीं पढ़नी है। इंपॉर्टेंट तो हम बता देंगे, हाईलाइट हम करा देंगे, लेकिन आपका पर्सनलाइज वीक पोर्शन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हो, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्टडी पैटर्न क्या होगा, कैसे हम पढ़ेंगे इतनी बड़ी संहिता को, है ना। अभी तक तो जैसे थ्योरी में आपने पढ़ा, रीड करा, चले गए, एग्जाम लिखा है, मार्क्स मिल गए, पास हो गए। बट अब हमें इसके लिए, नेक्स्ट के लिए या फिर पीजी के लिए कैसे पढ़ना है, हमें करनी है अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है, कि क्या हमारी संहिता हमें समझाना चाह रही है। बहुत जगह वेट पॉइंट से समझने की जरूरत नहीं है, उसको हम
दूसरी चीजों से टैकल करके याद कर लेंगे। बट जहां पे हमारे क्लिनिकल रिलेवेंस है, जहां पे हमें समझने की जरूरत है, वहां पे हमें कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजनिंग, ऑड वन और आउट वाले क्वेश्चन। अगर आपने नहीं समझा, अगर टू की टेबल आपको नहीं पता है कि टू की टेबल क्या है, तो आप उसकी चीजों को ऑड वन आउट आउट नहीं कर पाओगे। अगर बात के गुण आपको नहीं पता, तो आप नहीं ऑड वन ऑड आउट कर पाओगे कि कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमें अपनी करनी है, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। विजुअल लर्निंग्स के थ्रू जो हमारे सबसे टफेस्ट पोर्शन है, लेकिन वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, हर साल वहां से क्वेश्चन रिपीट होता है, उसे हम विजुअल ट्रिक सेशंस के थ्रू पढ़ेंगे। वहां पे मतलब वहां पे हमारी कोई लॉजिक नहीं है, वहां हम लॉजिक यूज नहीं करने वाले हैं, वहां पे इमेज बेस्ड लर्निंग होगी। मैं आपके साथ कुछ इमेजेस के थ्रू उनको आपको माइंड में सेटल कराने की कोशिश करूंगी कि ये टॉपिक आपको याद हो ही जाना चाहिए। जस्ट 40 to 40 मिनट्स का मेरा वो सेशन रहेगा पीवाईक्यू टॉपिक्स का, विजुअल लर्निंग का, और उतनी देर में आपको वो याद भी हो जाएगा, इस चीज की गारंटी मेरी है। निमोनिक बेस्ड, लेकिन ये पीवाईक्यू टॉपिक्स ही होंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको 50 to 55 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस की नए बच्चों के लिए ज्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी, जो पुराने बच्चे हैं हम बहुत कम ही सेशन के लिए कर पाए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम था। ठीक, जो नए बच्चे आएंगे उनको मिलेंगे काफी सारे। निमोनिक बेस्ड करेंगे हम, जहां पर हमें निमोनिक की रिक्वायरमेंट है कि बात के गुण को हम निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह हम आयुर्वेद में निमोनिक्स यूज करते हैं, तो हम निमोनिक्स के थ्रू से थोड़ा याद कर लेंगे। याद ठीक कर है, लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हाउ यू क्लियर योर एग्जाम, मतलब आपका जो एग्जाम है आप कैसे क्लियर कर पाओगे। हमें पता होना चाहिए हमें एग्जाम कैसे क्लियर करना है एक्चुअली। एक तो हमने जो अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग की, आपके पास जो नॉलेज है, ठीक है, आपने सब कुछ अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी एआईपीजीटी नहीं, आप किसी भी एग्जाम में जब बैठते हो तो सबसे पहले हमारे पास उसका मैटर होना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। देन उसके बाद हमारी कमांड किस पे होनी चाहिए, अपने एमसीक्यू सॉल्व पर। मैंने अपने बच्चों को हमेशा यही बोला है, एमसीक्यू लगाओ, उनको सॉल्व करो, ताकि आपको टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट हो जाए। ठीक है, तो सॉल्विंग टेक्निक हमें हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेशर हैंडल इन एग्जाम हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मतलब मेरे ही बैचमेट्स थे बहुत अच्छे अच्छे, जिनका मतलब कुछ भी ऐसा हुआ, उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा, सब चीजें कोचिंग में भी मॉक्स बहुत अच्छे लगते थे, सब चीज अच्छी थी, लेकिन ये लास्ट में बिगड़ गया। तो हमेशा अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस रखना है, आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, आप उस एक दिन जाके नहीं घबरा सकते। ठीक है, ये जो मेरे अपकमिंग बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से सुनना है, जो 2026 में अपीयर होने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उस एक दिन में आपको नहीं घबराना है, आपने सब पढ़ा है, आप उस दिन बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। अपने आप पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस रखने के लिए ऊपर की दो चीजें आपकी जरूर स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से बाय हार्ट प्रैक्टिस किए हैं, एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज हैं आपके 17 से लेके 25 तक के, वो तो आपने न्यू मैटर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। आपके जो टेस्ट टेस्ट होते थे, जीटी होते थे, वो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आपने कोई टेस्ट अपना स्किप नहीं किया, स्किप किया तो बाद में सॉल्व कर लिया। आपको सारे आपकी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है। देन फिर आपको बस एक चीज पे ध्यान रखना है कि आपके पास जो लास्ट के 2 घंटे हैं उस दिन के, उसमें आपको प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल करना है। इससे रिलेटेड हम सेशन भी करेंगे। तो जो आप बच्चे तैयारी करेंगे उनको अभी प्रेशर के बारे में तो नहीं सोचना, उनके लिए फर्स्ट जो पॉइंट है नॉलेज, ठीक है, जहां से वो अपना फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, फिर उसके बाद अब हमारे पास ये जो हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, इसका मैंने जो नामकरण किया है प्रारंभ। ठीक है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से इसके डेमो स्टार्ट होंगे। हम पहले से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा। जो भी बच्चे 27 में 28 में कभी भी अपेयर होना चाहते हैं, वो इस क्लासेस को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, क्या होगा इस बैच में, हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस होगी, मैंने जैसे बताया चरक शिश्रुत भागवत, तो चरक से हम स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी लाइव लेक्चर्स के।
ठीक है, वीकली हमने जो विजुअल सेशंस की मैंने आपको बात करी, जो टफ टॉपिक है, पीवाईक्यू टॉपिक है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, उनको हम वीकली विजुअल्स के थ्रू लर्न करेंगे, जो कि आपको आराम से हो जाएगा, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होगी, आप अपने ऐप में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेस्ट डिस्कशन सेशन होंगे जब आपका जीटी होगा, यानी कि जनरल टेस्ट जब आपका होगा। ठीक है, हर 10 डेज पर आपका जितना जितना सिलेबस कंप्लीट होगा उसका हम जीटी भी ऑर्गेनाइज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा। ठीक है, तो उसका हम डिस्कशन सेशन भी करेंगे, किसकी क्या रैंक है, किसका कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, सब चीजें उस सेशन में डिस्कस होंगी। रिविजन्स रहेंगे। रिविजन्स हम पहले से ही लेके ही चलेंगे, रिवीजन हमें सिलेबस खत्म होने का इंतजार नहीं करना है, हमेशा अपने रिवीजन टेक्निक्स पर बिलीव करना है, जितना एक हफ्ते में पढ़ा उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपसे ओरल सेशन लूंगी। ठीक है, स्टीम स्टडी मटेरियल होगा, जो भी आपकी माइनर संहिता वाला जो सेकेंड पैराग्राफ मैंने पढ़ा था, चरक शिशु वाग्भट के अलावा जो भी आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है या माइनर संहिता का पोर्शन है, उस सब का आपका नोट्स होंगे वो स्टडी मटेरियल में। 1 to 1 मेंटरशिप है, आप कभी भी बात कर सकते हैं मुझसे या आपके जो भी मॉडल के टीचर रहेंगे उनसे। ठीक है, आपकी जो लर्निंग होगी फ्लेक्सिबल है, मतलब आप अपने कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हो क्लास को, टैबलेट्स पर, फोन पर, लैपटॉप पर, किसी पर भी। ठीक है, ताकि फ्लेक्सिबली आप अपने कॉलेज में है तो फोन पर किसी चीज को सुन पा रहे हैं, लेक्चर्स को। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। इतना ही था मेरा ज्ञान आज का। ठीक है, मैंने यही बताना था आपको। अभी आपके कोई डाउट्स? किसी ने बीच बीच में कुछ तो पूछा है? जो अभी थर्ड प्रॉफ में स्टूडेंट, वो कैसे करें? ठीक है, थर्ड प्रॉफ वालों को बच्चों ये करना है, कुछ नहीं है। आप जब इस क्लास में आएंगे तो हम चरक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चरक संहिता उसमें पूरी रहेगी, रसशास्त्र हमारा आएगा। ठीक है, छल्ले वाले भी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो आपके टाइम टाइम के साथ आपके सारे चीजें आती जाएंगी। तो थर्ड प्रॉफ के बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइमिंग है इस प्रिपरेशन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम सुश्रुत स्टार्ट करेंगे तो उनको थर्ड प्रॉफ में भी हेल्प होगा। और कभी भी आपको अपने प्रॉफ रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो हम अवेलेबल हैं, आप कभी भी उससे रिलेटेड नोट्स या कुछ भी चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी तो वी आर देयर। ठीक है, तो थर्ड प्रॉफ तो बहुत ही अच्छा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है आश्वी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी एमओ एग्जाम? एमओ एग्जाम में क्या है, अगर जिस बच्चे ने पीजी के लिए प्रिपेयर किया है एमओ, तो उसके लिए बहुत इजी है। ठीक है, अभी कोई कहेगा जेके पीएससी तो बहुत टफ आया था, ठीक है, किसी किसी पीएससी में टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वहां पे मॉडर्न ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले बोला कि जो आपकी ये प्रॉफ की जर्नी है, मॉडर्न उसमें बहुत मैटर करेगी, आपने कितना अच्छे से मॉडर्न को टाइम दिया अपने प्रॉफ में। और उसके भी बाद अभी हम इस बैच में मॉडर्न स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें मॉडर्न लेके चलेंगे। ठीक है, एटलीस्ट जितनी बेसिक हम कर पाते हैं, जो टफ क्वेश्चन होगा वो तो कोई भी नहीं सॉल्व कर पा रहा होता है, तो उसके लिए हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आयुर्वेद के पोर्शन को हमेशा स्ट्रांग रखना है। ठीक है, और अपने आप पे बिलीव रखना है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी पीएससी हो, सेम प्रिपरेशन उसमें रहने वाली है, बस जीके ऐड हो जाती है, तो जीके के लिए उस स्टेट का पीएससी का मटेरियल आपको मिलेगा। एमओ के लिए स्टडी संहिता, हाँ, एमओ के लिए भी संहिता ऐसे ही पढ़नी है, संहिता को पढ़ने का और कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि कुछ अलग तरीके से हम पढ़ लेंगे। सेम वायु के गुण संहिता में भी, आपके पीएससी के एग्जाम में भी वही है, और वायु के गुण आपके उसमें एआईबीटी में भी वही है। अगर प्रमेय की बात करूँ तो प्रमेय में से भी क्वेश्चन अगर साध्यता साध्यता पे आ रहा है तो पीएससी में भी वही आएगा और पीजी में भी आएगा। बस पीजी में जो है स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सर्चिंग रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा पीएससी में क्वेश्चन ऐसे फॉर्म नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चन वन लाइनर टाइप्स आते हैं। बट लेकिन टफर साइड थोड़े आ जाते हैं कि ठीक है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें अच्छे से, तो वो आपको इसी में ही कवर हो जाएगा। हाउ टू हाउ कैन आई बिल्ड माई कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तो पढ़ाई से ही बिल्ड होगा। ठीक है बेटा, कॉन्फिडेंस तो अपने पे रखना है, हमेशा अपने आप पे बिलीव करना है। ठीक है, कि आप ही हो, ऐसा नहीं है मैंने सीट निकाली है तो मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मेरे को सीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर बच्चे में उतना कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी सीट आराम से क्रैक कर सकता है। ठीक है, रैंक डिपेंड करती है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी रैंक होगी, जितना टाइम आपके पास है उतना टाइम से आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। सिलेक्शन आपसे कोई नहीं लेके जा सकता, अगर आपने आज ठान ली है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और आप अगर इस सेशन में आए हो, इट्स मीन आप अपने करियर के टुवर्ड्स फोकस्ड हो। ठीक है, बस आपको एक कंसिस्टेंसी, एक गाइडेंस को और एक ही सोर्स को फॉलो करना है, हमेशा इधर उधर नहीं भागना कि इसमें भी चलेगा, इस कोचिंग में भी चलेगा, इस मटेरियल को उस मटेरियल को, हमेशा एक ही सोर्स को फॉलो करो, बाय हार्ट फॉलो करो बस। ठीक, बाकी किसी का कोई डाउट?
देन हम फिर समिता पे मूव करेंगे आगे। एनीवन?